हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। 26 नवंबर 2024 को जो पहला शिफ्ट हुआ था, इसमें जो साइंस के 20 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। 25 नवंबर को जो 3 शिफ्ट्स हुए थे और इस वाले शिफ्ट में 25 नवंबर को इस डेट में जो भी 60 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है आपके लिए, जिसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की, न्यूटन ने की, ऑर्स्टेन ने की, माइकल फैराडे ने की, किसने की? जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां पर इसका सही आंसर आपको दिख जाएगा। कमेंट में जो सही आंसर देंगे उनको मैं दूंगा दिल। तो जिसके आंसर पर दिल दिख जाए समझ जाना कि वही आंसर सही है। ठीक, अब आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध डैश है। श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोधक लगे हुए हैं, दोनों का जो प्रतिरोध है वो एक समान है और वो जो प्रतिरोध है वो है R। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालने जाएं तो सिंपली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो R1 और R2 दोनों तो R ही है, तो 2R हो जाएगा, है ना। तो R प्लस R 2R ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ओम एसआई मात्रक है प्रतिरोध का। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? कभी भी आ जाए आयनों का आदान प्रदान होता है तो समझ जाना कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक यौगिक है AB, एक दूसरा यौगिक है CD। AB का जलीय विलयन है, CD का जलीय विलयन है। सबसे पहले ये आयंस में टूटते हैं, कैटायन और एनायन दोनों यौगिक का बनेगा। उसके बाद होगा आयनों का आदान प्रदान। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कैटायन है इसके एनायन के साथ कंबाइन कर जाएगा और इसका जो कैटायन है A यहाँ पर C+ हो जाएगा। इसका जो कैटायन है इसके एनायन के साथ कंबाइन कर जाएगा। और सामान्यतः यह देखा जाता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जब होती है तो एक हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब ये दोनों जलीय विलयन है, अभिक्रिया जब होगी तो एक जलीय विलयन बनेगा और उसमें एक अघुलनशील ठोस भी बनेगा। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि एक अवक्षेप भी प्राप्त होता है। इसीलिए सामान्यतः जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है वो अपने आप में अवक्षेपन अभिक्रिया भी होती है। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक अभिकारक होगा 2 उत्पाद में, ये टूट जाएगा। इसी के ठीक विपरीत होता है संयोजन अभिक्रिया। इसी के ठीक विपरीत होता है संयोजन अभिक्रिया। उसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद होंगे जो मिलकर के 2 या 2 से अधिक जो है अभिकारक होते हैं और मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं वायु में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये अपने आप में एक संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही एक योगज अभिक्रिया होता है जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अपने आप में एल्कीन है। इसका हम लोग जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो यहाँ पर एल्केन बन जाता है। तो यहाँ पर भी देखो 2 अभिकारक है ना और एक उत्पाद है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है। इसमें क्या होगा कि कोई ऑर्गेनिक यौगिक होगा, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड खुलेगा और उस कार्बन पर जाकर के कोई एटम जाकर के जुड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड खुला है और दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया है। तो ये हाइड्रोजन का जुड़ना जो है यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसे हम लोग हाइड्रोजिनेशन भी बोल देते हैं। मतलब योगज अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन एक टाइप है जिसका एक एग्जांपल है हाइड्रोजिनेशन। ये याद रखिएगा आप, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। और इस प्रोसेस में आपसे पूछा जाता है कि उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर होता है निकला पंडित पटेल, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लास 10th में जब आप कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको
ये योगज अभिक्रिया के बारे में पढ़ना होता है। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण बनती है? मेरे बगल में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है ठक ठक ढक ढक की आवाज़ जो है आपको बैकग्राउंड में आ रही होगी, तो उसको आप मैनेज कर लेना, या हो सके तो अपना हेडफोन ईयरफोन निकाल करके वीडियो देखो, तो जो है नॉइज आपको कम पता चलेगा। तो वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण बनती है। देखो, वायुमंडल की भौतिक स्थितियां एक समान नहीं होती है। कहीं पर कुछ गैसें ज़्यादा होती है तो वहीं पर जो है वो गैस कम हो जाती है, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कुछ समय के बाद टेम्परेचर वहाँ पर कम हो जाता है। तो भौतिक स्थितियां लगातार बदलने के कारण जो घनत्व होता है एयर का, वायु का जो घनत्व होता है वो, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो बदलता रहता है, जिसके कारण वायुमंडल में जब प्रकाश गुजरता है तो उसका बार बार जो है विचलन होता है, यानी रास्ते से वो भटकता रहता है, और उसी को तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है क्योंकि वायुमंडल में जो भौतिक स्थितियां हैं वो बदलती रहती है। अच्छा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के जो कण होते हैं उससे प्रकाश टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण भी कई सारी भौतिक घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरे और प्रकाश का पथ हमें दिख जाए। जैसे मान लीजिए कि कमरा है और आपके कमरे में मान लीजिए कि दरवाजे में कोई छेद है और आपका कमरा अंधेरा है, तो बाहर से प्रकाश जब कमरे में उस छेद से आता है तो हम जानते हैं कि उसका पथ जो है हमें दिखने लगता है ना, उसका पथ दिखने लगता है और उसमें आपको धूल कण जो है ऐसे उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यही टिंडल प्रभाव है। ये जो पथ दिखा ना, उसको हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। लेकिन ये टिंडल प्रभाव जो हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना, नीला दिखना, बादलों का सफेद दिखना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम जानते हैं कि जो सूर्य है वो थोड़ा रेड टाइप का दिखता है, ऑरेंज टाइप का दिखता है। इसके पीछे कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। और गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखना, इसके पीछे भी कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? देखो, जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे जिनका यह कहना था कि किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होते हैं। किसी भी यौगिक में, जैसे जल एक यौगिक है, किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। तो ये एक यौगिक है जिसमें जो तत्व है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इस जल को आप कहीं से भी ले आओ, कहीं से भी ले आओ, जल का स्रोत चाहे कुछ भी हो, इसमें जो तत्व है जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अपने निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होंगे। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर द्रव्यमान 2 है और ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8। मतलब आप जल को कहीं से भी ले आओ, उसमें जो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके मास का रेशियो आप निकालेंगे तो 1:8 ही आएगा। हमसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछा है तो 8:1 या फिर 16:2 बोल दो आप, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? नाम है क्लोर अल्कली। तो इसमें क्लोरीन बनता है और एक अल्कली बनता है। अल्कली बनता है, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोर यानी कि क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये साधारण नमक है जो हम लोग घरों में खाते हैं, और ये सोडियम कार्बोनेट है। नमक पानी का जो घोल होता है उसे हम लोग ब्राइन बोलते हैं, ये याद रखिएगा। जब इस ब्राइन से विद्युत धारा गुजारा जाता है, जब इस ब्राइन से विद्युत धारा गुजारा जाता है तो बनते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के उत्पाद। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि प्रबल क्षार है। इसका पीएच आपको ध्यान में रखना है कि 14 होता है, लगभग 14 होता है। इसका उपयोग किया जाता है धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक, कागज बनाने के लिए और कृत्रिम रेशे बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा उत्पाद बनता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में करते हैं। उसके बाद जो है अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया का इस्तेमाल जो है खाद बनाने में किया जाता है। तो इनडायरेक्ट वे में हाइड्रोजन का रोल जो है खाद में भी होता है। उसके बाद क्लोरीन गैस जो है मुक्त होती है। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, रोगनाशक, सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कीटनाशक।
तो जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखिएगा कि जो क्लोरीन गैस है एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पर मुक्त होती है ना। क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त होती है। एनोड पर होता है उपचयन, ये भी ध्यान में रखना है आपको। एनोड पर होता है उपचयन और कैथोड पर होता है अपचयन, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.02 है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश है। उत्तल दर्पण के केस में आवर्धन आपको हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है ना, हमेशा सीधा होता है, तो चिन्ह आपको धनात्मक मिलेगा। और हमेशा जो है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वस्तु की ऊंचाई से कम होती है, तो इसका मान जो है 1 से कम मिलेगा आपको। तो नेगेटिव होना नहीं है, 0 से छोटा होना नहीं है और 1 से बड़ा होना नहीं है, तो 0-1 के बीच में आवर्धन का मान होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है आवर्धन गुने में वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन हमारे पास 0.2 है और वस्तु की ऊंचाई हमेशा हम लोग धनात्मक लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें मिलने वाली है। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन डैश है। तो एक वस्तु थी, इस पर जो है 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है द्रव्यमान m, इस पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो बल का विस्थापन जो है इसी दिशा में होता है, लिखा ना, बल की दिशा में पिंड का विस्थापन होता है। तो इस बल ने कितना कार्य किया, तो बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन। ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक समान हो। तो हमें कार्य दिया गया है कि 5 जूल कार्य हुआ है, बल 5 न्यूटन है, विस्थापन हमें चाहिए। सारा मान हमने एसआई मात्रक में पुट किया है, तो जो आंसर आएगा वो भी एसआई मात्रक में आएगा। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। मान लीजिए कि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ऐसे केस में वर्क बराबर हो जाएगा -F × में S। और अगर मान लीजिए कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो जाए, तो ऐसे केस में कार्य नहीं होगा, कार्य 0 होगा। तो ये 3 केस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? कमरे के ताप पर एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35। और कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी, मरकरी एटॉमिक नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विद्युत चुंबक एक उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। देखो बचपन में आपने मे बी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक छोटा सा सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने बनाया होगा। एक कील लेते थे, उस पर तार लपेट करके ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देते थे। उसके बाद हम देखते थे कि कील में जो है छोटी मोटी अगर कोई चुंबकीय वस्तु है तो वो चिपकने लगती थी, जैसा कि आपको यहाँ पर पिन दिखाया गया है कि चिपक रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब तक आप इसको बैटरी से कनेक्ट करके रखेंगे, अर्थात जब तक आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, तब तक ये जो आयरन है ये चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा। जैसे हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, बैटरी से हटाएंगे, धारा बंद करेंगे, फिर ये चुंबक के जैसे व्यवहार नहीं करेगा। आप आयरन के स्थान पर कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ ले सकते हो, जैसे कि आयरन आप ले सकते हो, कोबाल्ट ले सकते हो और निकल ले सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप आयरन ले सकते हो, कोबाल्ट ले सकते हो, निकल ले सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया लिया जाता है सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो इसमें देखो विद्युत धारा हमने दी है, तब जाकर के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर ठीक उल्टा बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक एक उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि विद्युत ऊर्जा जो है चुंबकीय ऊर्जा में बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। न तो कथन एक सही है और न ही
2 सही है, सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता? वाष्पीकरण क्या होता है? पानी का भाप बनकर उड़ना, पानी का भाप बनकर उड़ना, पानी का जल का वाष्प में बदलना, लेकिन क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर। अगर क्वथनांक पर या फिर उससे ऊपर के ताप पर पानी अगर भाप में बदल रहा है तो उसको हम लोग क्वथन बोलते हैं, वाष्पीकरण नहीं बोलते हैं। तो वाष्पीकरण में क्या होता है? पानी वाष्प में बदलता है लेकिन क्वथनांक से कम ताप पर। जल के केस में बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। तो वाष्पीकरण तेज कब होगा? वाष्पीकरण की दर जो है वो अधिक कब होगी? तो तापमान में कमी के साथ जो है वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको कपड़े सुखाने हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जब तापमान ज्यादा होता है वातावरण का, है ना। धूप जब अधिक होती है तब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े में जो जल होता है वो वाष्प में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है और जो कपड़े होते हैं हमारे वो ड्राई हो जाते हैं। पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि, हम अक्सर कपड़े को ऐसे फैला करके डालते हैं सुखाने के लिए। इसके पीछे कारण यही होता है कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा जल जो है वाष्प में बदलेगा, तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाए, इसीलिए हम लोग कपड़े को ऐसे फैला कर रखते हैं। पवन की चाल, अगर हवा तेज होती है, अगर हवा तेज होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, देखो आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ेगी। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है वो वाष्पीकरण की दर को बढ़ा रहे हैं, जबकि तापमान में कमी वाष्पीकरण की दर को कम कर रहा है। अगर वातावरण में पहले से नमी ज्यादा होगा तो वैसे में और ज्यादा वाष्पीकरण नहीं होगा, इसीलिए आर्द्रता में अगर कमी हो जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अगर मान लीजिए नमी ज्यादा है, वैसे केस में वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? विखंडन अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है। विखंडन जो है द्विविखंडन हो सकता है, बहुविखंडन हो सकता है। द्विविखंडन होता है लिस्मेनिया में और अमीबा में। लिस्मेनिया के कारण जो है कालाजर होता है, लिस्मेनिया के कारण जो है कालाजर होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है और इसके कारण जो है मलेरिया होता है ना, मलेरिया होता है। अमीबा में द्विविखंडन होता है, ये याद रखिएगा। द्विविखंडन होता है, लिस्मेनिया में भी द्विविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है और लिस्मेनिया में याद रखेंगे द्विविखंडन होता है। केंचुआ में लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा ये सब के सब एक कोशिकीय हैं, यूकैरियोट्स हैं और ये सारे के सारे पाए जाते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? निलंबन, देखिए तत्व यौगिक मिश्रण आप सुनते हैं। पदार्थ को रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, पदार्थ को उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर तत्व यौगिक मिश्रण में बांटा गया है। मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं। जो मिश्रण होता है वो 3 प्रकार का होता है। विलयन, जैसे कि नमक पानी का घोल, कोलाइड, बहुत प्रकार के होते हैं जैसे कि मिल्क है, और निलंबन। इसमें जो विलयन है ये समांगी मिश्रण होता है, नमक पानी का घोल। कोलाइड और निलंबन ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, राइट। निलंबन के लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रखो जल और रेत का मिश्रण। जब भी निलंबन के गुणधर्म के बारे में बात किया जाए तो आप जल और रेत का मिक्सचर याद कर देना। जल है उसमें आपने रेत मिला दिया, ये आप अपने माइंड में रखिए और उसके हिसाब से निलंबन के गुणों को पढ़िए। यह एक विषमांगी मिश्रण है। रेत जो है पूरे पानी में समान रूप से वितरित नहीं होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अगर जल रेत का मिक्सचर है तो आप रेत के कणों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। तो प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, इसका मतलब है कि टिंडल प्रभाव को दिखाता है। ये कण देखो साइज में बड़े होते हैं, प्रकाश का प्रतिकिरण करते हैं जिससे प्रकाश का जो मार्ग है वो दृष्टिगोचर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ये विलयन है, विलयन से जब आप प्रकाश को गुजारोगे तो उसका पाथ नहीं दिखेगा, तो टिंडल प्रभाव को ये नहीं दिखाता है। कोलाइड दिखाता है
है ना। एक मान लो ट्रांसपेरेंट आपने ग्लास ले लिया, उसमें आपने मिल्क डाल दिया और तब आप ऐसे टॉर्च जलाना, तो मिल्क से होते हुए आपको लाइट का पाथ दिख जाएगा। ऐसे ही निलंबन है, जल है, रेत है, उसका मिक्सचर है, वहां से आप लाइट को पास करवाएंगे तो लाइट का पाथ आपको दिख जाएगा। तो ऐसे जो पाथ का दिखना होता है, इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, और ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, राइट। तो निलंबन प्रकाश के प्रकीर्णन को दिखाता है, या फिर बोला जाए टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो आपका आंसर होगा यस। उसके बाद देखो, अगर आप नमक पानी के घोल को कुछ समय के लिए शांत छोड़ दें, नमक पानी का घोल है, आपने नमक मिला दिया या फिर चीनी मिला दिया और कुछ समय के लिए आपने शांत छोड़ दिया उस मिक्सचर को, तो क्या ऐसा होता है कि नमक जाकर के नीचे बैठ जाता है या फिर चीनी जाकर के नीचे बैठ जाता है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन जल है, रेत है, उसका मिक्सचर है, कुछ समय के लिए आप उसको शांत छोड़ दें तो रेत जाकर के नीचे बैठ जाएगा। तो अगर नीचे बैठ गया तो हम बोलते हैं कि जो मिक्सचर होता है वो अस्थायी होता है। तो निलंबन जो है अस्थायी मिश्रण है, निलंबन जो है अस्थायी होता है, जबकि विलयन अस्थायी होता है। रेत के कण को हम छान करके अलग कर सकते हैं, नमक पानी के घोल से नमक को हम अलग नहीं कर सकते हैं, पानी को हम अलग नहीं कर सकते हैं छान करके, राइट। लेकिन जल है, रेत है, उसका मिक्सचर है, तो हम रेत को छान करके अलग कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि अस्थायी है, सारे के सारे कण कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाएंगे, तब जो है निलंबन समाप्त हो जाएगा, तब निलंबन समाप्त हो जाएगा और टिंडल प्रभाव को ये नहीं दिखाएगा। तो अगर पूछा जाए क्या निलंबन टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो हाँ दिखाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो दिखाना बंद कर देता है। निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण को फैला देते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। आंखों से नहीं देखा जा सकता है विलयन के कणों को और कोलाइड के कणों को, तो हमारा आंसर यहां पर बी हो जाएगा। निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। तो बी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कोई झिल्ली नहीं होती है? कोई झिल्ली नहीं होती है। झिल्ली आपको देखने को मिलता है कोशिका में, और कोशिका जैसी कोई चीज नहीं होती है वायरस में। इस धरती पर जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव हैं, वो सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। इसीलिए कोशिका को जीवों की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो कोशिका के पास कोशिका झिल्ली होती है ना। देखो, कोशिका भित्ति किसी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सब में होती है ना। इसके अलावा बहुत सारे कोशिकांग भी होते हैं जिनके पास खुद का अपना मेम्ब्रेन होता है। नाभिक जो होता है, केंद्रक जो होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है, राइट। लेकिन जो वायरस है ये अपवाद है, ये अकोशिकीय है, ये याद रखिएगा। मैंने एक कोशिकीय नहीं लिखा है, अकोशिकीय लिखा है, यानी कि ए सेलुलर, मतलब ये सेल है ही नहीं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ क्या, अधिकांश जीव ऐसे हैं जिनकी कोशिका के पास कोशिका भित्ति होती है। मतलब अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर जो है सेल वॉल होती है ना, इसके बाहर एक और परत होती है जिसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। तो अधिकांश जीव के पास सेल वॉल है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तंत्रिका कोशिका में कई सारे भाग होते हैं, तो वो कौन सा भाग है जो सूचनाओं को प्राप्त करता है? जो सूचनाओं को प्राप्त करता है, तो कई सारे पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। ये द्रुमिका है, यही है जो सूचना को प्राप्त करने का काम करता है। उसके बाद उस सूचना को भेजा जाता है कोशिका काई में, सेल बॉडी में। उसके बाद ये पूरा एक्सॉन है, ये पूरा एक्सॉन है, ऐसे आपको एक्सॉन दिखाया गया है, तंत्रिकाक्ष। उसके बाद इस एक्सॉन पर आप देखेंगे तो ऐसे कोशिकाओं को दिखाया गया है, ये, राइट। इसे हम लोग बोलते हैं श्वान कोशिका। ये जो श्वान सेल्स होते हैं, ये देखो कुछ पदार्थ को जो है सिक्रीट करती है, जिसे हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ पदार्थ को जो है सिक्रीट ये करते हैं, जिसे हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। ये क्या है? माइलिन शीथ। और कुछ जगहों पर माइलिन शीथ जो है एब्सेंट है, नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो गैप आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आपको गैप दिखाया गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, रैनवियर का नोड।
ये सारे पार्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ध्रुमिका के द्वारा सूचना को प्राप्त किया जाता है, उसके बाद सेल बॉडी से होते हुए ये एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक भेजा जाता है और उसके बाद ये सूचना जो है दूसरे न्यूरॉन के पास सूचनाएं पहुंचती है। तो ध्रुमिका से होते हुए, सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल और उसके बाद दूसरे न्यूरॉन में सूचना पहुंचती है। सी हमारा राइट आंसर। कार्बन की संयोजकता क्या है? ग्रुप नंबर 14 में आपको कार्बन तत्व मिलता है। आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 14 में आपको कार्बन तत्व मिलता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं वैलेंसी तो 4, क्योंकि इसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करनी पड़ती है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वैलेंसी 4। अगर मैं आपसे पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो वो भी 4। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और संयोजकता 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बोला है नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे बॉडी के अंदर और कौन सा वो सिस्टम है जो हेल्प करता है नियंत्रण और समन्वय में? हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के अलावा और कौन सा वो सिस्टम है जो नियंत्रण और समन्वय में हेल्प करता है? तो यह है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है जो बनाती है हार्मोन्स को, और ये हार्मोन्स बनते कहीं और है, अपना कार्य कहीं और करते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू विद्युत आवेग के द्वारा, और जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं वो अपने हार्मोन के द्वारा अलग अलग अंगों के बीच जो है कोऑर्डिनेशन बना करके रखते हैं, है ना। एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं कि संपर्क में रहते हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हार्मोन्स के थ्रू। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों किडनियां जो है हमारी आती है उत्सर्जन तंत्र के अंदर, दोनों फेफड़े हमारे आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के अंदर, जो अमाशय है, मुखगुहा है, पूरा का पूरा आहार नाल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा डैश। देखो, जब कोई वस्तु पानी में होती है, जब भी कोई वस्तु पानी में होती है तो उसके ऊपर 2 प्रकार के बल लगते हैं। अगर वस्तु मान लो एयर में है तब तो उसके ऊपर नीचे सिर्फ वेट है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन जैसे हम उसे किसी पानी में डुबोते हैं तो उसके ऊपर एक और बल कार्य करने लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स। यही कारण है कि जब हम कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं तो जब तक बाल्टी कुएं में होता है तब तक वो बाल्टी को ऊपर खींचना आसान होता है, क्योंकि नीचे से पानी भी धक्का दे रहा होता है ना, ऊपर में बायंट फोर्स लगता है। तो अगर मान लो कोई वस्तु पानी में है तो उसके ऊपर नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है और ऊपर की तरफ बायंट फोर्स काम करता है। मान लीजिए वेट ज्यादा है, बायंट फोर्स कम है, यानी कि भार ज्यादा है, उत्प्लावन बल कम है, तो वस्तु डूब जाएगी। अगर मान लीजिए कि उत्प्लावन बल ज्यादा है और भार कम है तब वस्तु डूबेगी नहीं। इस केस में सिंक मतलब डूब रही है, मतलब बायंट फोर्स कम है, वेट ज्यादा है। इस केस में बायंट फोर्स ज्यादा है, वेट कम है। और ये बायंट फोर्स लगेगा कितना, ये डिपेंड करता है जल के घनत्व पे, है ना, जो भी द्रव है उसके घनत्व पे डिपेंड करता है। तो बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी में उत्प्लावन बल से अधिक होता है, गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल अगर पानी में जो उत्प्लावन बल लग रहा है उससे अधिक होता तो जो ये बोतल है ये तो डूब जाता। पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता, गलत हो जाएगा, उत्प्लावन बल तो लग ही रहा है। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर होता है, नहीं, बराबर होगा तो वो उछलेगा नहीं। बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, ये सही है। यहां पर साफ साफ बोला गया है कि छोड़े जाने पर वो वापस उछल जाती है, मतलब कि जो उत्प्लावन बल है वो ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका SI मात्रक होता है। त्वरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है।
इनडायरेक्ट वे में सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पौधों में संचित भोजन क्या होता है, स्टोर्ड फूड क्या होता है। तो प्लांट के अंदर भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज, लेकिन जब इसी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्लोएम के जरिए तब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज में। तो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। अब जितना ग्लूकोज इस्तेमाल करना है कर लिया, जो बचा खुचा है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा ताकि बाद में जरूरत पड़े तो वापस से इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। हमारे अंदर भी ग्लूकोज का जितना इस्तेमाल करना होता है ऊर्जा के लिए कोशिकाएं करती है, जो बच जाता है ग्लूकोज उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जो ग्लूकोज बच जाता है उसे किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है ना। ग्लाइकोजन को ना एनिमल स्टार्च कहा जाता है, जंतु स्टार्च कहा जाता है। तो कभी पूछा जाए जंतुओं में भोजन जो है संचित होता है, जंतुओं में संचित भोजन क्या होता है, तो ग्लाइकोजन होता है, एनिमल स्टार्च। अच्छा, कवकों के अंदर भी सेम हाल है, कवक के अंदर भी जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही होता है, लेकिन पौधों के अंदर जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुक्रोज, घरों में जो हम चीनी खाते हैं वो सुक्रोज है, फॉर्मूला होता है C12H22O11, जबकि ग्लूकोज का होता है C6H12O6। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है, एक कोशिकीय नहीं है। पैरामीशियम एक कोशिकीय है, अमीबा भी एक कोशिकीय है, और क्लेमाइडोमोनास ये हरा शैवाल है, याद रखिएगा हरा शैवाल है क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक कोशिकीय है। प्लांट हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय होता है, प्लांट है, जंतु है ना, पादप, जंतु, कवक, ये सारे बहुकोशिकीय होते हैं। पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास ये सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं, और ये सारे जो है आपके आते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंदर, क्योंकि सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोट है। इसी के साथ ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। 26 नवंबर 2024 को जो पहला शिफ्ट हुआ था इसमें पूछे गए थे सारे के सारे प्रश्न। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। जो कुछ भी आपने आज स्लाइड्स में देखे वो सारे पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेंगे हमारे ऐप के ऊपर। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।